কেরিয়ার গাইডেন্স নিউজ চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। হাইকোর্টে আজকে হাই ভোল্টেজ শুনানি শুরু হয়েছে। 36,000 শিক্ষক বাতিলকে কেন্দ্র করে পর্ষদ এবং চাকরিহারা প্রার্থীরা যে অ্যাপিল করেছিল তারই আজকে শুনানি ছিল। আজকে শুনানিতে কি হয়েছে সেটা আমরা 36,000 বাতিল হওয়া চাকরি প্রার্থীদের একজনের কাছ থেকে আমরা যা পেয়েছি সেটাই তুলে ধরছি। यहाँ कुछ बातें हैं जो हम लोग को समझनी बहुत ज़रूरी है। इस हियरिंग से जो निकल के आती हैं, कौन सा पक्ष स्ट्रांग है और कौन सा पक्ष वीक है। आज के जो हियरिंग है मैंने पूरी सुनी। यहाँ पे हमारे पार्षद से जो वकील हैं उन्होंने कुछ बातें रखी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें रखी। मैं पहले किसी एक एक्ट पे मैं आता हूँ। वो एक्ट है सेक्शन 165 ऑफ द एविडेंस एक्ट। देखिए, लॉर्डशिप अभिजीत गंगोपाध्याय ने जब हियरिंग किया, काफ़ी महीने से हियरिंग चली, उन्हें काफ़ी सवाल जवाब किए, इंटरव्यूअर से, एक्सपर्ट से, कैंडिडेट से, पार्षद से, बहुत लोगों से बहुत कुछ पूछा, डॉक्यूमेंट्स मांगा, एविडेंस मांगा, जो रेलेवेंट हो इररेलेवेंट हो, बहुत कुछ किया। हमारे पक्ष के वकील ने कहा कि सेक्शन 165 ऑफ द एविडेंस एक्ट कांट बी यूज्ड हियर इन दिस केस एज अ प्रोसिक्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूटर। नाउ व्हाट डज इट मीन? इसको समझने से पहले आप समझिए सेक्शन 165 क्या है। Section 165 permits the judge to ask any questions as he pleases in any form at any time of any witness of the party about any fact relevant or irrelevant or order production of any document or thing। यानी जज को सेक्शन 165 ऑफ द एविडेंस एक्ट से ये अधिकार मिलता है कि जज जो है अपने मन मुताबिक, अपनी खुशी के मुताबिक कोई भी सवाल पूछ सकता है, किसी भी रूप में पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है, किसी से भी पूछ सकता है, किसी भी पार्टी से पूछ सकता है, किसी भी फैक्ट के बारे में पूछ सकता है, चाहे वो इस केस से रेलेवेंट हो चाहे ना हो, या ऑर्डर दे सकता है कि आप इसके पक्ष में या विपक्ष में डॉक्यूमेंट जो है आप यहाँ पे सबमिट कीजिए। लेकिन हमारे पक्ष के वकील ने कहा है, और ये सही भी है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर, कि आप सेक्शन 165 को किसी को क्रिमिनल बताने के लिए या आपने क्राइम किया है ये बताने के लिए आप इस सेक्शन 165 का यूज नहीं कर सकते, जो इस केस में यूज हुआ है। दैट मीन्स अ पब्लिक ऑफिशियल हु चार्जेस समबडी विद अ क्राइम एंड ट्राइज टू शो दैट ही और शी इज गिल्टी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, दैट कैनॉट बी डन by using section 165 of the evidence act, but this has been done in our case of 36,000 teacher who has been terminated from the service as of now। तो यहाँ पे एक कोर्ट में ये मुद्दा रखा गया कि, और जज ने इसका विरोध भी नहीं किया, यानी ये पक्ष हमारा मजबूत था कि जिस 165 को यूज किया गया है जिस तरह से वो बिल्कुल गलत था। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे एक और बात हमारे पक्ष के वकील ने कहा कि द होल जजमेंट गिवन बाय द lordship is influenced by the extraneous factors like what it is doing and what CBI has found, what is going on in the media, what is breaking news in the channels। तो यहाँ पे हमारे जो जज हैं वो कह रहे हैं, हमारे पक्ष के वकील कह रहे हैं कि जो भी फैसला लॉर्डशिप गंगोपाध्याय ने लिया है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होकर लिया गया है, जिसका इस केस के जेन्युइनिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ईडीआई को क्या मिला है, कहाँ पे क्या सबूत मिला है, सीबीआई क्या कर रही है, टीवी में क्या ब्रेकिंग न्यूज आया है, किस तरह का हाइप क्रिएट किया जा रहा है मार्केट में, इस पे बेस करके लिया गया है, जो बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट था और उसका केस की जेन्युइनिटी से या उसके फैसले से कोई लेना देना नहीं था। जहां तक इंटरव्यू और एप्टीट्यूड टेस्ट का सवाल आया था, लेकिन इसको बताने से पहले मैं ट्रेनिंग के बारे में बता दूं कि सिलसिलेवार तरीके से हमारे परिषद के जो जज थे उन्होंने ये साबित किया है कि जो एनसीटीई और एमएचआरडी के गाइडलाइंस के हिसाब से नॉन ट्रेन कैंडिडेट्स को आफ्टर टेकिंग ऑल द ट्रेन कैंडिडेट्स, जो नॉन ट्रेन बच जाते हैं, उनको जो रिलैक्सेशन और मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया गया था कि अपॉन गेटिंग द अपॉइंटमेंट दे हैव टू कंप्लीट द ट्रेनिंग विद इन 2 years, और ये सभी ने किया। 2019 तक का समय दिया गया था और इसका सबूत ये है कि ये अभी तक सर्विस कर रहे हैं। इन्हें ग्रेड ए में अपग्रेड किया गया है, इनको अपडेट किया गया है और अभी भी अपनी सर्विस 7 साल से करते आ रहे हैं। इसका मतलब, और यहाँ पे आपने देखा होगा हाई कोर्ट के जज ने ये माना कि now this one is over, we are not talking about that training, they are untrained, you get them trained, now they are doing the service as per rules and they have been upgraded। तो ये केस तो चला ही है। now when the question comes about इंटरव्यू एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, तो यहाँ पे हमारे पक्ष के वकील ने कहा कि इंटरव्यू एंड एप्टीट्यूड टेस्ट इज ऑलमोस्ट सेम। ना डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस टू टर्म्स। ना सी, इट डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर और द एक्सपर्ट हु इंटरव्यूड द कैंडिडेट्स। देखिए, यहाँ पे जब आप इंटरव्यू की बात करते हैं, जब वाइवा वोचे की बात करते हैं, तो दिस इज समथिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड द बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट, that what is his name, where does he belong to, what is his basic and highest qualification, does he have any kind of professional qualification like DELED and BEd,
वो कहाँ रहता है, अभी क्या कर रहा है, वो इस जॉब में क्यों आना चाहता है। दीज आर ऑल इंटरव्यू का पार्ट हो गया। लेकिन उसके अलावा जब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन उससे पूछना शुरू करते हैं, लाइक एनी काइंड ऑफ जनरल नॉलेज क्वेश्चन और एनी काइंड ऑफ चॉक एंड डस्टर वर्क करते हैं, या आप कोई सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आप इस टॉपिक पे हमें प्राइमरी स्कूल के बच्चे समझ के आप इस चीज़ को आप कराइए, कंडक्ट कराइए, तो आप वहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, physical and mental ability to teach the student. However, you know that you are in front of an interview panel, how much confidence you are upon giving a question. हाँ, तो ये भी जो है एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर ही आता है। ये इंटरव्यू का भी एक तरह से पार्ट है, लेकिन ये एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर जाता है, वेर यू आर ट्राइंग टू टेस्ट द वर्बल, नॉन वर्बल, फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल एबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट। You all need to understand this thing very clearly. So on this matter also हम लोग के केस भी बहुत स्ट्रांग है as far as my point of view is concerned. ना तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट थिंग था कि अ कैंडिडेट जिसको एकेडमिक क्वालिफिकेशन में सपोज 16 मिला है, 17 पॉइंट समथिंग मिला है, और उसको इंटरव्यू में 2.5 मिला, उसको एप्टीट्यूड टेस्ट में 2.5 मिला, टोटल 5 मिला, तो क्या डज दैट मीन, उन्होंने कहा एक ही बात पूछा कि बंदोपाध्याय जो हमारे वकील थे उनसे पूछा गया कि डज दैट मीन दैट वी आर नॉट गुड एकेडमिकली, कि हमको चूंकि 2.5 मिला 5 में, और एप्टीट्यूड में 5 में हमको 2.5 मिला, टोटल हमको 5 मिला, डज दैट मीन कि मैं बुरा हूं, मैं अच्छा नहीं हूं। और जिसको ज़्यादा मिल गया, जिसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन मान लीजिए 13 है, 14 है, 15 है, उसको अगर इंटरव्यू में आप मान लीजिए 5 में 4.5 मिल जाता है, या एप्टीट्यूड टेस्ट में 5 में 4.5 मिल जाता है, इसका मतलब यह है कि चूंकि उसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन सही नहीं है, वो अच्छा मार्क्स पाना डिजर्व नहीं करता। तो अगर ऐसा है तो इस देश में बहुत सारे IAS, IPS है ना, ऐसे भी हैं जिनका माध्यमिक और HS में बहुत खराब परफॉर्मेंस है, बट दे हैव proved their worth over time after doing their graduation, that they are also eligible for cracking the UPSC examination. As far as my point of view is concerned, as far as my intellectually work, मुझे ऐसा लगता है ये आर्गुमेंट था हम लोग का, और कोर्ट ने इस बात को माना है। तो there is a huge depth if you want to define the word aptitude test. तो aptitude test तो हुआ है, ये शायद एक्सपर्ट, जो बहुत सारे एक्सपर्ट होंगे, सो कोड एक्सपर्ट जिसे कोर्ट ने बुलाया गया था, उनको खुद को नहीं मालूम। करना क्या होगा, उनको बुलाइए एक्सपर्ट को दोबारा, जिन लोगों को बुलाया गया था कूच बिहार, हुगली, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, उनसे पूछिए कि ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू इन योर स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ द अभिजीत गंगोपाध्याय, आपने कहा था कि एप्टीट्यूड टेस्ट वाज नॉट टेकन, लेकिन आपने आउट ऑफ 10 उनको मार्क्स तो दिया है। तो बोलेंगे हाँ, हमने आउट ऑफ 10 उनको मार्क्स दिया है। तो आप कह रहे हैं कि आपके हिसाब से वो इंटरव्यू था। बोला हाँ, हमारे हिसाब से वो इंटरव्यू था। तो ठीक है, आपने इंटरव्यू में क्या क्या लिया, जितना आपको याद है बोलिए। वो जब बोलना शुरू करेगा, इट विल ऑटोमेटिकली बी प्रूव्ड कि उसने इंटरव्यू भी लिया और एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया। क्योंकि अगर उसको 7 साल के बाद ये याद है कि एप्टीट्यूड टेस्ट उसने नहीं लिया है, क्योंकि उसको आज तक इतना ही मालूम है कि जो होता है वो इंटरव्यू होता है, उसको एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में पता ही नहीं है, तो उसको मेरे ख्याल से ये भी याद नहीं होगा कि उसने क्या क्या पूछा था। लेकिन अगर उसको एक भी क्वेश्चन याद है उसने क्या पूछा था, दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। नाउ उसके बाद कोर्ट ने कहा था, जो अभी जो हियरिंग हो रही थी कोर्ट के सामने, वहाँ पे जो जज है उन्होंने कहा कि देयर आर हार्डर फैक्ट्स, in front of the session. Single bench judge, that is Abhijit Gangopal, they have found some harder facts कि यहाँ पे कुछ dubious प्रोसेस, स्क्रूपलस प्रोसेस के द्वारा जो है रिक्रूटमेंट हुआ है। सो व्हाट इज योर रिस्पॉन्ड? तो हमारे पक्ष के वकील ने कहा कि हार्डर फैक्ट्स आर नॉट हार्डर देन what we are facing now. By the decision, we could have submitted our own individual records, like our training certificate, our appointment letter, our joining letter, our counsel that we have been called for the interview, / aptitude test, we have been interviewed, we have been tested on different angles, we have been then counseled, and we have been given the schools according to our scores and merit. These are the facts that have been put forward by our जो हमारे जो पक्ष के वकील थे। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग से भी पूछिए, हम लोग का आपने पूछा नहीं और आपने डिसीजन दे दिया। एक इंडिविजुअल के पास अपना अपना फैक्ट है कि उनको कैसे अपॉइंटमेंट किया गया, जैसे जैसे बोर्ड ने कहा वैसे वैसे सब कैंडिडेट ने फॉलो किया है। तो कैंडिडेट की कोई गलती नहीं है और बोर्ड की भी कोई गलती नहीं है। नाउ यहाँ पे एक चीज और भी हमारे पक्ष के वकील ने कही है कि जो सो कॉल्ड 140 पिटिशनर हैं, those who are sitting on the fence, these are the words of our परिषद के जो वकील है हमारे, उन लोग कहा कि वो लोग ना देर डिलेमा, देर इन पोजिशन डिलेमा, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। उन्हें किसी बात से मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब था कि भाई उनको जॉब नहीं मिला
मैंने इंस्टीड ऑफ बीइंग ट्रेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ 2016, वो लोग ट्रेंड थे लेकिन फिर भी उनको नहीं मिला, ठीक है। तो बस उनको कुछ पता नहीं है। द सो कॉल्ड पिटिशनर्स आर सिटिंग ऑन द फेंस एक्सपेक्टिंग नथिंग फ्रॉम दिस। उनको इनसे कुछ उम्मीद नहीं था, बस उन्होंने एक उम्मीद में केस कर दिया। उनको कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला नहीं होने वाला है ना। और दैट्स वाई दे डिड द केस बिकॉज सिंस दे आर ट्रेंड, उनको नौकरी नहीं मिली, उनको पता नहीं क्या होगा, उन लोगों ने केस पुट अप कर दिया, ठीक है। नाउ अभी यहाँ से आगे जो शुरू होता है कि जो अगेंस्ट जो वकील है मिस्टर तिवारी, उन्होंने कहा कि द फैक्ट दैट इज पुट फॉरवर्ड बाय द बोर्ड ने कोर्ट के कहे जाने पे पहली बार 28 नवंबर 2022 को सारे ब्रेकअप ऑफ मार्क्स जो हैं पुट अप किए जज के सामने, ठीक है ना। ये रखे गए थे। ये इतना लेट क्यों किया गया, ये पहले क्यों नहीं किया गया? सी, अगर फैक्ट्स को बाद में रखा जाता है दैट डजंट मीन कि ये डुबियस या स्क्रूपलस भी होगा। आई थिंक दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। मेरिट हैज ऑलरेडी बीन मेरिट लिस्ट हैज ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड, ठीक है। इतना कोई जरूरी था नहीं। हाँ, कोई अगर आरटीआई करता है तो उसको आरटीआई के जवाब में उसको अपना मेरिट बताया जाता है। सिंस यहाँ कोर्ट ने बोला कि आप मेरिट पेश कीजिए, यहाँ मेरिट पेश किया गया। बट द अगेंस्ट जो तिवारी जज वो बोलता है कि दीज फैक्ट, क्योंकि हमारे वकीलों ने भट्टाचार्य और बनर्जी का केस भी उल्लेख किया था जहां इसको फेवरेबल पाया था, लेकिन ये वकील जो अगेंस्ट में बोल रहा है तिवारी, वो कह रहा है कि ये फैक्ट्स कहाँ थे जब पास्ट में जज भट्टाचार्य, लॉर्डशिप भट्टाचार्य और लॉर्डशिप बनर्जी ने जब इसके ऊपर जजमेंट दिया, तो ये फैक्ट्स कहाँ थे? ये 28 नवंबर 2022 को लॉर्डशिप अभिजीत गंगोपाध्याय के प्रेशर देने के बाद ही क्यों आया? आई थिंक द होल प्रोसेस इज अ स्कैम। ये दिस इज द वर्ड्स ऑफ द तिवारी। वो कहता है कि इसलिए सारा प्रोसेस जो है स्कैम है। दिस विल नॉट स्टैंड in a court of law. This is totally a hypothetical based facts presented by the lawyer Tiwari himself, because कोई भी चीज अगर देर से आती है, कोई रिजल्ट अगर देर से आता है, that doesn't mean कि इसमें कोई साजिश ही हुई है। There may be so many problems, so many technical difficulties हो सकती है जिससे रिजल्ट्स को देर से पब्लिश किया गया है, but that doesn't mean कि it will go in a negative way. So इसके बाद कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सवाल तिवारी के इतने सारे पूछे, कोर्ट ने पूछा कि what is the fraud done by the candidates? What is? उनको जैसा बोला गया वैसा ही किया। उनको नोटिफिकेशन मिला, उन्होंने अप्लाई किया। उन्होंने टेस्ट पास किया तो उनको फॉर्म फिलअप करवाया गया, उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, मेरिट बेसिस के हिसाब से उनको इंटरव्यू लिया गया, एप्टीट्यूड किया, वो गए, उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, काउंसलिंग अटेंड किया, उनको स्कूल मिला, वो लोग ज्वाइनिंग किए। उसके बाद 2 साल की ट्रेनिंग करनी थी, उन्होंने ट्रेनिंग कर लिया, उनको अपग्रेड करना था, उनको ग्रेड ए में अपग्रेड हो गया। व्हाट इज द fraud or fault by the candidate himself or herself individually? Now this particular question has no reply from the Tiwari. Tiwari was totally in like he is also sitting on a fence that what to say and what to not. उसको ही पता नहीं था कि क्या बोले क्या ना बोले, ठीक है। So this is total the I think I can sum up. मुझे लगता है कि मैं इसको सम अप कर सकता हूँ। आज जो भी केस हुआ है इसमें मुझे लगता है कि जो फैक्ट्स और अगेंस्ट के वकील ने यह भी कहा कि जो लोग जो है आज सड़कों पर बैठे हुए हैं, ये फ्रॉड हुआ है, ये एलिजिबल कैंडिडेट है, इनको डिनाई करके जो लोग अनट्रेंड और जो लेस क्वालिफाइड है उनको नौकरी दी गई है। द तिवारी नेवर सेड कि भाई आप देखो जिसको 15 मिला है उसको नहीं मिला, जिसको 13 मिला है उसका रिक्रूटमेंट हो गया। यू नीड टू फाइंड आउट कि हम लोग का जो रिक्रूटमेंट हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट बेस पे हुआ है, मीडियम वाइज हुआ है, कैटेगरी SC ST OBC एग्जम्प्टेड वाइज हुआ है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग मीडियम और अलग अलग कैटेगरी के लिए कट ऑफ मार्क्स अलग था। किसी डिस्ट्रिक्ट में 13 में कट ऑफ निकल गया, नौकरी मिल गई, तो किसी में 15 या 16 17 तक भी चला गया। इट डिपेंड्स ऑन द किस डिस्ट्रिक्ट में कैसा मीडियम था, कितनी वैकेंसी थी, कितने कैटेगरी के लोग थे, किस मीडियम के कितने लोग थे, कितने लोग पास किए थे, उसके हिसाब से वहां का कट ऑफ निकाला गया है। इट इज लाइक व्हाट हैपेंस इन अ कॉलेज कि एक कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स लेने के लिए 90% आप कट ऑफ रखा गया है, वहीं एक दूसरे कॉलेज में उसी इंग्लिश ऑनर्स के लिए 60% में आपका एडमिशन हो जा रहा है। तो इट डिपेंड्स करता है ना, लेकिन इसके ऊपर तिवारी ने कुछ नहीं बोला। दे नीड टू नो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हुआ है, मीडियम वाइज हुआ है, कैटेगरी वाइज हुआ है, और उस हिसाब से ही ये स्कोर बना है। आपने पूरा स्टेट का निकाल लिया कि सबसे लोएस्ट को मिला है 13 और 14 को नहीं मिला। वो 14 वाला किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, किस मीडियम से बिलोंग करता है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, और जिसको मिनिमम मिला है वो किस डिस्ट्रिक्ट का है, किस मीडियम का है, किस कैटेगरी का। यू नीड टू फाइंड आउट दिस फैक्ट्स। तो होप कि हम लोग का जो केस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक मुझे लगता है कि मैं
आप लोगों को काफ़ी हद तक चीज़ों को, केस को क्लियर कर पाया, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर मुझे लगा कि मैंने जो नोट डाउन करा, मैंने जो समझा इन चीज़ों से, और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैंने आप लोगों के सामने मैंने व्यक्त किया। तो आई डोंट थिंक दैट वी नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, बिकॉज वॉट एवर फैक्ट्स जो तिवारी ने, जो अगेंस्ट का वकील है, उसने पुट अप किया है, इज टोटली बेस्ड ऑन द हाइपोथेटिकल फैक्ट। नाउ सी, if you have all the right, you can cry, you can shout in the court, but the only thing that matters is the evidence and the facts that will be considered by the judge, है ना। यहाँ पे मीडिया, chaos, ब्रेकिंग न्यूज से फैसले नहीं होंगे, डिवीजन बेंच पे फैक्ट्स पे बात होगी। अभी तक फैक्ट्स हमारे वकीलों ने काफ़ी अच्छा रखा है। आई होप आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे, और मेरी बात पे अगर आप लोग भी कुछ पॉइंट्स अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज इफ़ यू थिंक, यू कैन शेयर माई explanation about it. Thank you.